हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसएम शिक्षा में, जहां मैं आपके लिए यूपी बोर्ड के वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स के साथ लेकर आता हूं। मेरा एक प्रयास है आपको एक बेहतर नोट प्रोवाइड कराने का तथा कॉन्सेप्ट की एक बेहतर समझ विकसित करने की। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। तो आइए बच्चों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि क्लास 12th के पहले वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें आपसे ये वादा किया था कि बहुत जल्द पहले चैप्टर यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियो कॉन्सेप्ट के पीडीएफ नोट्स के साथ लेकर आऊँगा। तो आज मैं आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आवृत बीजी पौधों का जीवन इतिहास। देख लेते हैं। किसी भी, देखिए यहाँ पे लिखा है आवृत बीजी पौधे वे पुष्पी पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर रहते हैं। जैसा इनका नाम ही है आवृत बीजी, मतलब बीजों के ऊपर आवरण है और वो आवरण किसका होगा? फल का। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित विजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट्स तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट अवस्था मिलती है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें दो स्टेजेस होती हैं उनके लाइफ में, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं जिसमें हमको रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई देती हैं, ये पूरा प्लांट जो होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशंस को शो करता है, जबकि उसके अंदर जो फ्लावर विकसित होते हैं और फ्लावर्स में कुछ एक सेल्स जो होती हैं वो गैमेटोफिटिक जनरेशंस को शो करती हैं। पूरा फ्लावर जो है, जैसे उसमें कैलिक्स, करोला, आगे हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इसमें ये भी लगभग 2n जनरेशन यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक सेल्स होती हैं, आगे हम उन पे बात करेंगे, वो गैमेटोफिटिक जनरेशंस को शो करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर द्वारा दिखाया है कि जो प्लांट्स होता है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी 2n होती हैं यानी स्पोरोफाइट्स होती हैं। डिप्लॉयड इनका द्विगुणित यानी डिप्लॉयड्स होती हैं, और जो गैमेटोफाइट्स होता है यानी युग्मकोद्भिद, ये इसके ऊपर आने वाला जो फ्लावर्स है उसमें कुछ एक सेल्स में गैमेटोफाइट्स या गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलती है। यह यन होता है यानी हैप्लॉयड होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों पीढ़ियां जीवन क्रम में एकांतर क्रम में एक दूसरे के बाद आती हैं, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इसी को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, जो स्पोरोफाइट होता है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये डिप्लॉयड्स होती हैं, और फ्लावर्स में भी कौन कौन से हिस्से? कैलिक्स, जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, ये भी 2n है। करोला, ये दलपुंज, ये भी 2n होता है यानी स्पोरोफाइट्स को शो करता है। और जो एंड्रोसियम है इसमें भी जो एंथर है, एंथर के अंदर जब हम आगे चलेंगे देखेंगे तो इपीडर्मिस, ये भी 2n, इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो 2n यानी डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। जो इंडोथीसियम होता है इसकी भी सेल्स 2n है। मिडिल लेयर्स की भी सेल 2n है। टैपिटम भी 2n को शो करता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको MMC या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स कहते हैं। इनमें मियोसिस होती है और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो मियोसिस के बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यही गैमेटोफिटिक जनरेशंस को शो करते हैं, और ये हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ये हैप्लॉयड होते हैं और
इनसे फिर आगे किनका मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। वही चीज अगर यहाँ एंड्रोसियम में कुछ एक सेल्स गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करती हैं, तो वहीं गाइनोशियम में पूरे वर्ल को गाइनोशियम कहते हैं और उसके एक पार्ट को या एक इकाई को हम लोग पिस्टिल या स्ट्रिकेचर कहते हैं। इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आगे हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे अभी हम स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स का अंतर दिखाना चाह रहे हैं। तो जो ये स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ये भी स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। स्टाइल जो है वो भी स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी 2 एंड डिप्लॉयड सेल्स को शो करता है। और जो ओवरी यानी अंडाशय है, इसमें भी जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक्स होता है, वहां पे ये ओव्यूल के अंदर मियोसिस होती है और एम्ब्रियो सेक्स में कुछ 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और वो जो होती हैं वो फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करती हैं। आगे इन सब का हम डिटेल देखेंगे, बट अभी आपको यहाँ पे जो 2 जनरेशन पीढ़ी एकांतरण है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आवृतबीजी पौधों को लैंगिक जनन करना होता है तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसे फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फ्लावर यानी पुष्प। देखिए, आवृतबीजी पौधे प्रजनन के लिए तने पर पुष्प उत्पन्न करते हैं, अर्थात पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह यानी मॉडिफाइड सूट है जिनका मुख्य कार्य प्रजनन होता है। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र यानी वर्ल, 4 वर्ल पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। अगर आप देखिए तो जब भी पुष्प निकलता है तो वो एक्सियल यानी तने के टॉप पे होता है, या जहाँ से इस स्टेम में नोड्स होती हैं वहां पे फ्लावर की ओरिजिन होती है। तो जो फ्लावर्स की जो लीफ होती है ना, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम होती हैं, ये बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स हैं जिनका फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, कभी आपने गुलाब देखा होगा तो जब वो बड कंडीशन में होता है तो उसके चारों तरफ कुछ ग्रीन लीव्स होती हैं जो उसको ढकी होती हैं, तो एक तरह से वही दिखाने की कोशिश, उन्हीं को कैलिक्स कहा जाता है। अब देखिए, यह प्रथम चक्र है जो सबसे बाहर की ओर उपस्थित होता है। पुष्प जब बड कंडीशन में होता है तो ये इसके चारों तरफ होता है और इसमें अनेक बाह्य दल यानी सेपल्स होते हैं। इनका मुख्य कार्य कली यानी बर्ड को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और जब पुष्प खिल जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, आपने देखा होगा। अभी हम एक फिगर में इसको शो भी करेंगे। देखिए, ये है सेपल। ठीक, ये क्या है? सेपल। और इसके पूरे वर्ल को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरा है दलपुंज। दलपुंज यानी करोला, यह दूसरा चक्र है और इसमें अनेक दल यानी पेटल्स उपस्थित होते हैं। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। आकर्षक इसलिए ताकि इंसेक्ट्स या कोई भी कीट जो है इसको देखकर आकर्षित होता है और उस पुष्प पे बैठेगा तो उसका आगे का काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो रेड पार्ट है ये क्या है? पेटल्स। ये इसी को देख के तो सभी आकर्षित होते हैं पुष्प पे। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, कुछ एक में कलर नहीं होता है तो उनके अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है, और इस पूरे वर्ल को हम लोग क्या कहते हैं? करोला। जैसे एक पेटल्स यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे कई सारे पेटल्स हो सकते हैं। तो इस पूरे वर्ल को हम लोग क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। तीसरा जो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पहले दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो पीला पार्ट यहाँ से ये और ये सब क्या है?
ये सब एक एक स्टेमेन कहलाते हैं, एक एक जो है वो स्टेमेन कहलाते हैं, और ये जो पूरा वर्ल बनेगा ये एंड्रोसियम यानी पुमंग कहलाता है। लिखा है यह तीसरा चक्र है, यह पुष्प का नर जननांग है और इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमेन कहते हैं। आगे हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे इतना ही लिखा गया है। जो चौथा चक्र है वो है गाइनोशियम। यह पुष्प का चौथा व सबसे भीतरी चक्र है और यह पुष्प का मादा भाग है। इसमें एक या अधिक पिस्टिल पाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो सबसे भीतर का चक्र है ये आप देख रहे हैं, ये जो भीतर का चक्र है, इस पूरे चक्र को हम क्या कहते हैं, इस पूरे वर्ल को हम गाइनोशियम कहते हैं। इसमें ये एक यूनिट दिखाई गई है, इस एक यूनिट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को वर्तिका और ओवरी को अंडाशय। और इसी ओवरी में ओव्यूल होता है। तो ओवरी से ही फल का निर्माण होता है, यानी फ्रूट्स जो हम लोग खाते हैं उसका निर्माण किससे होता है, ओवरी से। बट कुछ एक ऐसे फ्रूट हैं जिनका निर्माण ओवरी के अलावा अन्य किसी भाग से हो जाता है, तो उन फलों को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी वो पिस्टिल में 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और एक एक को पिस्टिल या कार्पेल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक बार पुष्प को यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे हरी वाली डंठल है या डंडी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम पेडिसिल कहते हैं। इसके नीचे ये जो स्वॉलन पार्ट है, सॉरी, इसके नीचे ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको क्या कहते हैं, थैलेमस। और इसके जस्ट ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसा स्ट्रक्चर है, इसको एक को सेपल्स और पूरे वर्ल को कैलिक्स कहते हैं। ठीक, और ठीक उसके ऊपर ये जो दूसरा वर्ल होता है ये सेपल्स है, पेटल्स है, पेटल्स हैं। ये जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पेटल्स है। और इस पूरे वर्ल को हम लोग करोला कहते हैं। और ये जो तीसरा वर्ल दिखाई दे रहा है, एक एक को स्टेमेन और पूरे वर्ल को एंडोशियम कहते हैं। और स्टेमेन के 2 हिस्से हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। और ये जो पूरा ये पतली सी एक डंडे जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो स्टेमेन के 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। और फिर उसके बाद ये सबसे अंदर का वर्ल है जिसको गाइनोशियम कहते हैं, और एक यूनिट को पिस्टिल, जिसमें 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ऐसा फ्लावर बना के इसके हर एक पार्ट को उस फिगर में शो करके आपको वो ऊपर जो दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बाह्य दल पुंज और दल पुंज सहायक चक्र होते हैं। देखिए ये जो कैलिक्स और ये जो कोरोला है, ये लीफ, ये फूल के एसेसरी पार्ट हैं, एसेसरी वर्ल हैं। और जबकि पुमंग यानी पुमंग का मतलब ये, ठीक है, और ये गाइनोशियम यानी पुमंग और जायांग, एंड्रोशियम और गाइनोशियम पुष्प के आवश्यक चक्र यानी नेसेसरी वर्ल होते हैं। ठीक, चलिए अब हमको पुमंग के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। पुमंग यानी एंड्रोशियम। एक पुमंग में एक या अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर स्टेमेन जो ये पुंकेसर है या स्टेमेन है भी पत्तियों का रूपांतरण है, जो कि पुष्प के नर भाग के रूप में विकसित होता है। अतः इसे सूक्ष्म बीजाणुपर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। देखिए ये जो पुमंग है, ये भी क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये लीफ के मॉडिफिकेशन है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको पराग कोश कहते हैं, क्योंकि इसी में पराग कणों का निर्माण होगा। और ये जो फिलामेंट यानी पुतंतु या तंतु है,
ये इसको एक सही पोजीशन पे होल्ड करने के लिए है। पुंकेसर दो भागों में विभाजित होता है, पहला एंथर है और दूसरा फिलामेंट। एंथर की बात करें तो पराग कोष द्विपालित होते हैं। द्विपालित देखिए यहाँ पे फिगर से दो पालियां मैंने दिखाने की कोशिश की गई हैं, दो लोब्स होते हैं, द्विपालित होते हैं और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ यानी दो कोष्ठ होते हैं और इसमें पराग कण या सूक्ष्म बीजाणु यानी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। पराग कोष तथा तंतु एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ये जो फिलामेंट है ये कहीं ना कहीं जाके इस एंथर से जुड़ेगा और जहां जुड़ेगा वहां पे जो कुछ टिश्यूज होंगे उनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक, देखिए इस एंथर में दो पालियां हैं, दो लोब्स हैं और प्रत्येक लोब में अभी हम इसका डाइसेक्शन नीचे किए हैं, अभी दिखाते हैं। देखिए प्रत्येक कोष्ठ में एक परागपुट यानी पॉलन सैक या सूक्ष्म बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो सोचिए एक लोब में एक कोष्ठ में एक यानी एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो कुल दो, एक पाली में दो कोष्ठ हैं और कुल कितनी पालियां हैं, दो पालियां हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो एक एंथर में लगभग 4 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन माइक्रोस्पोरेंजिया में किनका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर्स का। और ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सेल्स से निर्मित होते हैं जिनको हम पीएमसी या एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल या हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। इनका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनता है। आगे हम देखते हैं परागकोश। देखिए परागकोश क्या है, या लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कैसे ये जो एंड्रोसियम वाला हिस्सा है, एक मिनट, ये जो एंथर है यानी परागकोश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं। परागकोश यानी एंथर का निर्माण विभाज्योतकी यानी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के समूह से होता है जो बाह्य अस्तर द्वारा घिरी होती है या घिरी रहती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होगी, अभी हम फिगर में दिखाएंगे, जो सबसे बाहर की लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। यह शुरू में अंडाकार होती है और बाद में यह 4 कोष्ठों में बंट जाता है। परागकोश के चारों कोनों पर एपिडर्मिस बाह्य अस्तर के कुछ नीचे अधः स्तरीय कोशिकाएं यानी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। बड़े केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को प्रप्रशु कोशिकाएं कहते हैं यानी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। तो देखिए आर्किस्पोरियल सेल्स को मैंने यहाँ पे रे डायग्राम से समझाया कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं ये डिवाइड होके दो सेल्स बनाती हैं, एक है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो इस एंथर का जो वॉल होता है उसका निर्माण करती हैं, जिसमें एपिडर्मिस तो पहले से है, उसके नीचे इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम बनती है। जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं उनसे एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल या पीएमसी या पॉलन मदर सेल्स जो कि 2n नेचर की है का निर्माण होता है। और इनकी क्या होनी है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और तब जाके माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। चलिए यही जो ऊपर समझे हैं उसी को फिगर द्वारा यहाँ देखते हैं। देखिए कैसे एंथर का निर्माण होता है। तो ये कुछ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं जो एपिडर्मिस में यहाँ पे इनक्लोज्ड है, बंद है।
फिर आगे तो इनमें कुछ कुछ एक सेल्स जो होती हैं वो उनका केंद्रक बड़ा सा दिखाई देता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं ये शेप में, और इन्हीं सेल्स को, ये इनिशियल सेल्स हैं इसीलिए इनको आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। और ये देखिए बीच में ये कनेक्टिव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चारों कोनों पे एक एक आर्कीस्पोरियल सेल्स है, और प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल्स देखिए फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड हुई हैं, तो दो सेल्स बनाई हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी जो दूसरी नीचे वाली सेल्स है इसका निर्माण, इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है मैंने ऊपर दिखाया है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल से ही एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनती है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है, और फाइनली इनसे माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन बनते हैं। देखिए वही चीजें हैं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। तो देखिए ये सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीसियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर ये जो डोमिनेंट न्यूक्लियस वाली दिखाई दे रही है, बड़ा बड़ा न्यूक्लियस इस पर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये टैपिटम है। इसका फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और जो अंदर ये जो सेल्स हैं ये कौन है, MMC माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक रीजन दिखाया गया है स्टोमियम, यहीं से डेhiscence होता है। अगर और डिटेल में इसको, इस फिगर को दिखाया गया है कि कैसे सेल्स अरेंज होती हैं, तो ये देखिए सबसे बाहर जो स्क्वायर सेल्स दिखाई दे रही हैं, चौकोर सेल्स, ये एपिडर्मिस हैं, और इनके नीचे एंडोथीसियम, और उनके नीचे ये 3 से 5 लेयर मोटी मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर के नीचे ये बड़े और काफी न्यूक्लियस होते हैं, इसमें ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। शुरू में ये डिप्लॉइड्स होते हैं, लेकिन बाद में एंडोमाइटोसिस द्वारा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। और इसके अंदर जो ये पूरा एरिया है ये पॉलन सैक है, और इसके अंदर किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC का। तो चलिए लघु बीजाणु, अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। ये लघु बीजाणु धानियां हैं। अब इसकी संरचना के बारे में जो चीजें हमने यहाँ पे देखा है उन्हीं चीजों को यहाँ पे देखे थे। देखिए लघु बीजाणु धानियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए जो सबसे बाह्य स्तर है एपिडर्मिस, उसके बारे में क्या लिखा है, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत होती है, और यह एक कोशिका मोटी अस्तर होती है, परंतु इसकी उत्पत्ति प्रप्रशु यानी आर्किस्पोरियल सेल्स से या प्रप्रशु कोशिकाओं से नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको ये वाला जो सेक्शन है ये हटाना पड़ेगा, मैं ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये वाला, यह बाह्य स्तर के ठीक नीचे यहाँ पे ये 3 को काट देना है। एक कोशिका अस्तर मोटी होती है, ये सिंगल सेल थिक होती है, और अंतः अस्तर कोशिकाओं में ये अल्फा सी काट दीजिए, आंतरिक भित्ति में अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है तथा कैलोज बैंड भी उपस्थित होता है, और रंध्रक या मुख वाली जगह पर इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। एंडोथीशियम जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। देखिए ये जो दूसरी लेयर है ये एंडोथीसियम, ये कैसी है, वन सेल थिक है, और ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, और इसमें क्या है कि इसके जो वॉल है ना, इसमें कैलोज बैंड्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये स्टोमियम वाला रीजन है यहाँ पे ये थिक होती है। ये जो एंडोथीसियम है ये थिक होती है, और यहाँ पे जो कैलोज बैंड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहीं से जब इनका डेhiscence होता है
तो यानी जब ये फटते हैं तो यहीं से ये वो रीजन है जहां से यहाँ पे ये जो एंडोथीसियम है वो पतली है, इसलिए यहीं से ये फट जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, मिडिल लेयर। यह एक या तीन स्तर तीन कोशिका स्तर मोटी होती है, मतलब ये 3 से 5 कोशिका स्तर मोटी होती है। ये थोड़ी सी इन कंपेरिजन टू इंडोथीसियम और एपिडर्मिस ये मोटी होती है। और मध्य स्तर की कोशिकाएं कनेक्टिव सेल से पोषण ग्रहण कर टैपिटम को देती हैं। ठीक है। ये जो देखिए ऊपर दिखाता हूँ, ये जो मध्य स्तर की कोशिकाएं हैं ये इस कनेक्टिव से पोषण ग्रहण करके किसको देती हैं, इस टैपिटम को देती हैं। और टैपिटम ये पोषण किसको दे देता है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल को। देखिए टैपिटम की बात करें तो आंतरिक कोशिका स्तर है और ये एक कोशिका मोटी होती है। शुरुआत में टैपिटम डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होते हैं, परंतु बाद में ये क्या हो जाते हैं, बहुगुणित हो जाते हैं, पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंडोमाइटोसिस होती है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन चलते हैं और वो पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि इनका वर्क भी ज्यादा है ना। इनके कई सारे कार्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, टैपिटम का मुख्य कार्य मध्य स्तर से भोजन ग्रहण करके लघु बीजाणु को देना होता है। यानी ये मिडिल लेयर से पोषण को ग्रहण करती है और जो लघु बीजाणु हैं, जो डेवलप हो रहे हैं लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से डिवाइड होकर बन रहे हैं, उनको ये पोषण देती है ताकि उनका डिवीजन अच्छे से हो और इन लघु बीजाणुओं का डेवलपमेंट अच्छे से हो। दूसरा, टैपिटम जो है वो कैलेज एंजाइम सिक्रीट करती है। कैलेज एंजाइम इसलिए सिक्रीट करती है कि ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये जब डिवाइड होते हैं तो एक ही में जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कैलोज बैंड होता है, तो उस कैलोज बैंड को तोड़ने के लिए कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है कौन, टैपिटम। और तीसरा क्या है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर पॉलन किट्स का निर्माण भी टैपिटम की वजह से होता है। और परागकणों की जो बाहरी सतह है एक्साइन का निर्माण के लिए यूवी ग्रेन्यूल्स बनाती है कौन, टैपिटम। ठीक है। और एक्साइन जिस केमिकल से बना होता है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो यूवी बॉडी से निकलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए बोलने में या तेजी में कोई मिस्टेक हो जाती होगी तो जो आप लिखा गया है सही, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको पॉज करके आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।